आज हम बुद्धि और विचार के बारे में समझेंगे। इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। पहले बुद्धि के बारे में समझ लेते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा तर्क कर सकता है और निर्णय ले सकता है। मनुष्य की बुद्धि इन 3 तत्वों के मिलने से बनती है। पहला तत्व होता है मस्तिष्क, दूसरा तत्व होता है विचार शक्ति और तीसरा तत्व होता है अहंकार अथवा विवेक। एक मनुष्य का मस्तिष्क और विचार शक्ति मनुष्य के अहंकार तथा विवेक से प्रभावित होती है। मनुष्य की बुद्धि या तो अहंकार से प्रेरित होती है या फिर विवेक से प्रेरित होती है, लेकिन एक ही क्षण पर यह दोनों से प्रेरित नहीं हो सकती। मतलब या तो बुद्धि अहंकार के हिसाब से निर्णय करती है या फिर विवेक के हिसाब से निर्णय करती है, लेकिन एक ही समय पर अहंकार और विवेक दोनों के साथ या दोनों के हिसाब से निर्णय नहीं कर सकती। बुद्धि के बारे में कुछ बिंदु हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। पहला बिंदु है, जब हमारा मस्तिष्क और विचार शक्ति अहंकार से प्रेरित होते हैं तो इस बुद्धि को हम दुर्बुद्धि कहते हैं, और जब हमारा मस्तिष्क और विचार शक्ति हमारे विवेक से प्रेरित होते हैं तो इस बुद्धि को हम सद्बुद्धि कहते हैं। अगला बिंदु, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी स्मृतियों को सहेजने का काम हमारा मस्तिष्क या हमारी बुद्धि करती है, और हमारे सारे निर्णय हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि स्मृतियों को सहेजने का काम चेतना करती है या चेतनामय अहंकार करता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे बुद्धि हमारे विवेक तथा अहंकार से प्रभावित होती है या प्रेरित होती है। विज्ञान हालांकि इन सब बातों को अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति मर जाता है और अज्ञात कारणवश उसमें वापस से चेतना आ जाती है, लेकिन वह चेतना किसी अन्य व्यक्ति की होती है और उसके दिमाग में उस अन्य व्यक्ति की स्मृतियाँ या बुद्धि आ जाती है। इन सब बातों पर यकीन करना है या नहीं करना है यह सब आपका निर्णय है, लेकिन मेरे हिसाब से बुद्धि केवल हमारी भौतिक चीज़ों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि कुछ अदृश्य चीज़ों से भी प्रभावित होती है। मतलब बुद्धि केवल हमारे मस्तिष्क का खेल नहीं है। मस्तिष्क तो बुद्धि को प्रकट करने का एक माध्यम है। बुद्धि तर्क के हिसाब से कार्य करती है। तर्कहीन बातों को बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। बुद्धि केवल दी गई सूचनाओं के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल सकती है। ऐसी सूचनाएं जो उसके दिमाग में नहीं गई है उनके हिसाब से वह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। अगर एक व्यक्ति जिसने कभी आम का स्वाद नहीं चखा है तो बुद्धि चाहे कितना ही तर्क वितर्क कर ले, लेकिन वह आम के स्वाद का पता नहीं लगा पाएगी। अगला बिंदु है, हमारे अहंकार तथा विवेक में हमारी बुद्धि को निर्देश देने की क्षमता होती है, लेकिन यह शक्ति अहंकार में ज़्यादा होती है और विवेक में कम होती है। व्यक्ति अहंकार से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है और उसके हिसाब से कार्य करने लग जाता है, लेकिन एक व्यक्ति विवेक से बहुत कम प्रभावित होता है। विवेक से कर्म करने के लिए उसे अपनी नैतिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति विवेक से कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी नैतिक शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति क्रोध, वासना इत्यादि से प्रभावित होकर तुरंत प्रतिक्रिया कर देता है, लेकिन एक व्यक्ति को समझदारी से प्रतिक्रिया करने में अतिरिक्त बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। बेवकूफ़ी वाले काम और विनाश करने वाले काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन समझदारी वाले काम और रचनात्मक शक्ति वाले काम करने के लिए संकल्प करना पड़ता है, और यह सही कार्य करने का संकल्प ही नैतिक शक्ति कहलाती है। अगला बिंदु है, मनुष्य की बुद्धि एक मनुष्य की आस्थाओं, मान्यताओं तथा जीवन मूल्यों का प्रयोग निर्णय करने में लेती है। मतलब एक व्यक्ति किस चीज़ में विश्वास करता है और किस चीज़ में विश्वास नहीं करता है, या एक व्यक्ति सत्य, ईमानदारी जैसे जीवन मूल्यों पे चलता है या बेईमानी, लालच जैसे जीवन मूल्यों पे चलता है, इत्यादि से एक मनुष्य की निर्णय शक्ति प्रभावित होती है, उसकी बुद्धि प्रभावित होती है। अगला बिंदु है, किसी चीज़ का एनालिसिस करने में या विश्लेषण करने में या विचार मंथन करने में बुद्धि का ही हाथ होता है। तो ये बुद्धि के जो जो गुण थे
वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अब समझते हैं विचार के बारे में। विचार दो प्रकार के होते हैं। विचारों का एक प्रकार तो वह होता है जो शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है, और विचारों का दूसरा प्रकार वह होता है जो अनुभूति या हमारे अनुभव के माध्यम से प्रकट होता है। जो विचार शब्दों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं उन विचारों को बुद्धिजन्य विचार कहा जाता है, और जो विचार हमारी अनुभूतियों के माध्यम से प्रकट होते हैं न कि शब्दों के माध्यम से, ऐसे विचारों को अनुभूतिजन्य विचार कहा जाता है। प्रत्येक शब्द के पीछे कोई ना कोई विचार होता है, यह बात निश्चित है, यह अनिवार्य है। लेकिन प्रत्येक विचार के पीछे शब्द विद्यमान हो यह जरूरी नहीं है। मनुष्य के कुछ अनुभव या अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके बारे में कुछ बातें जान लेनी आवश्यक है। पहली बात, विचारों की गति सूर्य के प्रकाश से या ध्वनि की गति से भी तेज होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन धरती से किसी मनुष्य को अपने विचारों में सूर्य तक पहुंचने में पल भर का समय लगता है। एक कहावत भी है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका भावार्थ यह है कि जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां विचारों के माध्यम से एक कवि पहुंच सकता है। कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कहीं भी जा सकता है। अगली बात है, विचारों की शक्ति विचारों को प्रकट करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कथनी और करनी में अंतर नहीं करता है, अर्थात जो बोलता है वह करके दिखाता है, या ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व और ज्ञान का स्तर ऊंचा होता है, ऐसा व्यक्ति जब किन्हीं विचारों को प्रकट करता है तो वह विचार सामने वाले के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब उनको प्रभावित कर देते हैं। विचार भले ही ऊंचे हो, लेकिन अगर ऊंचे विचारों को कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति प्रकट करता है तो उसके विचारों में उतनी शक्ति नहीं आती कि वो दूसरों को उतना प्रभावित कर सके जितना कि एक सशक्त और ज्ञानी व्यक्ति प्रभावित करता है। मतलब विचारों की शक्ति उन विचारों को प्रकट करने वाले व्यक्ति के ज्ञान तथा व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। अगली बात है, जब कोई विचार बुद्धि से पैदा होता है या मस्तिष्क से पैदा होता है तो वह सुनने वालों के कानों तक पहुंचता है। लेकिन अगर कोई विचार अनुभूतिजन्य होता है, अर्थात हृदय से निकलता है, तो ऐसा विचार सुनने वाले की आत्मा को तृप्त कर देता है, उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है। कोई बात दिल से निकली है या दिमाग से निकली है, इसका अनुभव सुनने वाले को स्वयं ही हो जाता है। और आपने भी यह अनुभव किया होगा कि आपको महसूस हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति बातों को केवल ऊपरी तरीके से कह रहा है या मन की गहराइयों से, सच्चाई से कह रहा है। अगली बात है, एक मनुष्य पे विचारों का प्रभाव बहुत पड़ता है। एक मनुष्य जिस प्रकार के विचारों को अपने दिमाग में स्थान देता है, इस बात का फर्क उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिस प्रकार के विचारों को अपने दिमाग में स्थान देता है वह उसी प्रकार से महसूस करने लग जाता है और उसी प्रकार से कर्म करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी उसी प्रकार की बनने लग जाती है। विचारों में बहुत शक्ति होती है। हम कहते हैं कि मनुष्य की संकल्प शक्ति के द्वारा कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य यदि संकल्प कर ले तो वह जो चाहे वह लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस संकल्प शक्ति के पीछे वास्तविक शक्ति विचारों की ही होती है। आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख लेना। आप सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद अपने लक्ष्य को भावना के साथ में याद करना और महसूस करना कि आपने उसको प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके उन विचारों में भावना भी मिली हुई होनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके विचारों की शक्ति से आपकी संकल्प शक्ति धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएगी, और संकल्प शक्ति के माध्यम से आप मनचाही चीज प्राप्त कर लेंगे। मनचाही चीज प्राप्त कर लेंगे इसका यह मतलब नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा। सार्थक लक्ष्य की बात कर रहा हूं कि सार्थक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज को अपना लक्ष्य बना ले कि मैं बैल के पेट से बछड़ा पैदा करके दिखाऊंगा, यह ठीक वैसे ही है कि मैं बैल के पेट से बछड़ा पैदा करके दिखाऊंगा, ठीक वैसे ही जिससे गाय बछड़ा पैदा करती है, तो यह बेवकूफ़ी होगी, ना कि कोई समझदारी। विचारों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति तभी काम करती है जब हम उसे एक सही दिशा देते हैं और सही लक्ष्य पे एकाग्रचित करते हैं। अगली बात है, एक बात ध्यान देने वाली यह है कि विचारों की शक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती।
इस वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत सोचने से पहले 1000 बार विचार कर लेना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति के प्रति नफरत या जलन के विचार रखेंगे तो यह विचार आपका ही विनाश कर देंगे। और यह बात अनुभव से प्रमाणित है कि जो व्यक्ति दूसरों से जलता है या नफरत करता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को पीछे करने के तरीके खोजता रहता है। वह खुद की प्रोग्रेस करना भूल जाता है और दूसरों को पीछे करने के चक्कर में खुद पीछे रह जाता है और लोग उससे आगे निकल जाते हैं। इसीलिए आप किस प्रकार के विचारों को अपने दिमाग में स्थान देते हो, यह बात सोच समझकर तय कर दें। विचारों की शक्ति महान कैसे है? असल में आप देखेंगे कि कोई वस्तु पहले मनुष्य के विचारों में बनती है, उसके बाद में हकीकत में बनती है। इस प्रकार देखा जाए तो विचार किसी चीज़ को बनाने का नक्शा होते हैं। हवाई जहाज़ बनने से पहले किसी व्यक्ति ने अपने विचारों में उसकी कल्पना की होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बनने से पहले किसी व्यक्ति ने अपने विचारों में ऐसा सोचा होगा। आज AI वह काम कर रही है जो आज से लगभग 20 साल पहले असंभव था। और चिंता मत कीजिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन्हें आज आप असंभव मानते हैं, जिन्हें आप मानते हैं कि यह तो केवल कोरी कल्पना है, विचार है, वह देखना आगे जाकर सच हो जाएंगी। अगली बात है, विचारों में इतनी शक्ति होती है कि कोई व्यक्ति अपने विचार की शक्ति से महात्मा बुद्ध बन जाता है, तो कोई यीशु मसीह बन जाता है, कोई गुरु नानक जी बन जाता है, तो कोई रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद जी बन जाता है, कोई महात्मा गांधी बन जाता है, तो कोई नेल्सन मंडेला बन जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार के विचारों को अपनाता है, उसमें उस प्रकार की शक्ति उत्पन्न होने लग जाती है। यह विचारों की ही शक्ति होती है जो एक व्यक्ति को इज्जतदार बना देती है और एक व्यक्ति को बेइज्जत कर देती है। इसीलिए अपने विचारों पर नज़र जरूर रखें। इस सीरीज का नाम है महाशक्ति चरित्र का निर्माण। इसके अन्य एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की बात हम अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।